जय हिंद दोस्तों। चंद्रवंश के इतिहास का 7वां भाग लेके मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले भाग में हमने पढ़ा था चंद्रवंश के राजा बाज बहादुर चंद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके पुत्र उद्योत चंद्र के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उद्योत चंद्र 1677 से लेके 1696 तक उद्योत चंद्र रहा चंद्रवंश का 1698 तक 51वां राजा। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फैक्ट्स। पहला फैक्ट आता है उद्योत चंद्र का बरम ताम्रपत्र। इसको हम पढ़ लेते हैं। उद्योत चंद्र जैसे ही गद्दी पर बैठा उसके 2 साल बाद लगभग उसको धाई माता नामक एक बीमारी हो जाती है। जिस बीमारी का इलाज करता है उसका राजवैद्य वरदेव जोशी। इसके बारे में उसने चर्चा कर रखी है अपने बरम ताम्रपत्र पे। तो बरम ताम्रपत्र है उद्योत चंद्र का। बरम ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र को उसने लिखवाया था 1679 ईस्वी में और बरम ताम्रपत्र है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें इसने जिक्र किया है कि इसको एक बीमारी हो गई थी धाई माता। इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इस बीमारी का इलाज के राजवैद्य वरदेव जोशी ने किया था। उद्योत चंद्र के बारे में आप पढ़ते हैं इसके सैन्य अभियान के बारे में। इसने जो अपना पहला सैन्य अभियान किया था वो किया था इसने 1678 ईस्वी में, यानी गद्दी पे बैठते 1 साल बाद इसने अपना गढ़वाल आक्रमण किया। गढ़वाल आक्रमण के दौरान इसने बधानगढ़ किला जीत लिया। बधानगढ़ का क्षेत्र जीता और उस क्षेत्र से लूटपाट करके काफी धन लूट के वापस अल्मोड़ा आ गया। बधानगढ़ के अभियान में यानी गढ़वाल आक्रमण में इसका सेनापति मैसू शाह मारा गया। मैसू शाह इसमें मारा गया। उद्योत चंद्र के टोटल 3 सेनापति रहे। पहला रहा मैसू शाह, दूसरा सेनापति फिर बनता है इसका हीरू देवबा और इसका तीसरा सेनापति था शिरोमणि जोशी। ये इसके 3 सेनापति। मैसू शाह की मृत्यु के बाद अब सेनापति बना हीरू देवबा। तो देखिए, चंदू ने पर्वत डोटी का क्षेत्र यानी सीर, सीरा और थल के क्षेत्र को जीत के डोटियों से दुश्मनी ले ली थी, क्योंकि उससे पहले वो क्षेत्र डोटियों के आधिपत्य में था। और उसी प्रकार लोहागढ़, बधानगढ़ का क्षेत्र और अन्य गढ़वाली क्षेत्र जीत के वहां पर आक्रमण कर करके पवारों से भी दुश्मनी ले ली थी। अतः अब पवार और डोटियों ने सोचा क्यों ना हम मिलकर आपस में चंदू पर अटैक करें और उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लें। इसलिए 1680 में चंदू, डोटी और पवार एक हो जाते हैं और चंदू के खिलाफ अपना संयुक्त अभियान स्टार्ट कर देते हैं। 1680 में डोटी प्लस पवार मिलके चंदू के खिलाफ अपना संयुक्त अभियान चालू कर देते हैं। डोटी भी चंदू के दुश्मन, पवार से भी दुश्मनी होगी, इसलिए इन्होंने क्यों ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए हम दोनों और आपस में मिलकर संयुक्त अभियान कर दें। और दोनों की सेनाओं ने मिलकर चंदू पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। डोटियों की सेना का नेतृत्व कर रहा था डोटी राजा देवपाल और वहीं पवारों की सेना का नेतृत्व कर रहा था पवार राजकुमार मेदिनी शाह। यहाँ राजकुमार, यहाँ राजा। और ये दोनों ने जो मिलके जो अभियान किया चंदू के खिलाफ उसको बोला गया संयुक्त अभियान। संयुक्त अभियान के तहत डोटियों ने पूर्व से घेरा चंदू को और पूर्व में इन्होंने आक्रमण कर दिया चंपावत और सोर के क्षेत्र में।
पूर्व में आक्रमण कर दिया डोटियों ने, और पवारों ने घेरा पश्चिम से। इन्होंने पश्चिम के क्षेत्र से घेर दिया और इन्होंने आक्रमण कर दिया द्वाराहाट और दूनागिरी के क्षेत्र में। लेकिन उद्योग चंद्र इतना काबिल और योग्य शासक था कि उसने संयुक्त अभियान को भी विफल कर दिया और इनके खिलाफ जीत हासिल कर ली। अतः उसने भविष्य में ये ऐसी घटनाएं ना हो, भविष्य में इस तरीके की मुसीबत से बचने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने कुछ क्षेत्रों में छावनियां निर्मित कर दी, पूर्व में भी छावनियां बना दी और पश्चिम में भी छावनियां बना दी। इसने पूर्व में ब्रह्मदेव मंडी, ओमासोर और चंपावत, और उसी प्रकार पश्चिम में द्वाराहाट और दूनागिरी, इन क्षेत्रों में इसने छावनी बना दी और अपनी सेना तैनात कर दी, ताकि भविष्य में अगर उसको दोबारा इस संयुक्त अभियान या इसी प्रकार के हमले का अगर सामना करना पड़े तो उसकी सेना पहले से रेडी रहे उस क्षेत्र पर और ऐसा युद्ध हो ही ना। ठीक, इस युद्ध की खुशी में, इस युद्ध की जीत का जो श्रेय देता था उद्योग चंद्र ने, इस जीत की खुशी का श्रेय दिया भगवान को, और उसने भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रयागराज में रघुनाथ घाट में स्नान करने चले जाता है उद्योग चंद्र। तो 1681 में के लगभग उद्योग चंद्र 81-82 के टाइम पे चले जाता है प्रयागराज, यूपी के रघुनाथ घाट पे स्नान करने चले गया। कहा मैं गंगा नहा लेता हूं अब, क्यों? अब ये उद्योग चंद्र चले गया है यूपी के क्षेत्र में, तो कुमाऊं की गद्दी में अभी राजा नहीं है। इस बात का फायदा उठाया डोटी राजा देवपाल ने और उसने चंपावत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही उसने चंपावत के क्षेत्र पर कब्जा किया, इस खबर को सुनते ही उद्योग चंद्र तुरंत वापस आया अपने राज्य पे और एक बड़ी सेना लेके देवपाल पे आक्रमण करने हेतु चले गया। ठीक, आप चलते हैं आगे। 1681 यानी 1682 के लगभग देवपाल ने कब्जा कर लिया था चंपावत पे, क्योंकि चंद्र राजा तो गया था गंगा नहाने। जैसे ही उद्योग चंद्र को इस बात का पता चला तो देवपाल पे आक्रमण करने हेतु चंपावत पे सेना लेके चले जाता है, एक बहुत बड़ी सेना लेके चले जाता है। तो देवपाल इस खबर को सुनते ही डर जाता है और वापस अपनी राजधानी अजमेरगढ़ चले जाता है। डोटियों की दो राजधानी थी, पहली थी ग्रीष्मकालीन राजधानी और एक थी शीतकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इनकी अजमेरगढ़ और शीतकालीन राजधानी थी इनकी जुराइल दीपाइल। सेठी नदी के किनारे नेपाल में जुराइल दीपाइल नामक जगह पे इनकी शीतकालीन राजधानी थी। जैसे उसको पता चला देवपाल को कि उद्योग चंद्र बड़ी सेना लेके मुझे मारने आ रहा है, तो वो भाग के चले गया अपनी राजधानी अजमेरगढ़ पे। लेकिन उद्योग चंद्र इसके पीछे पीछे अजमेरगढ़ पे भी आक्रमण करने चले गया, इसको अजमेरगढ़ पे भी आक्रमण करने चले गया। तो ये भाग के देवपाल इस बार कहाँ चले गया, अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पे चले गया और अजमेरगढ़ पे 1683 ईस्वी में उद्योग चंद्र ने जीत लिया अजमेरगढ़ का किला। अजमेरगढ़ अभियान कब हुआ इसका? 1683 ईस्वी में।
उद्योग चंद्र ने इस अभियान के तहत अजमेरगढ़ पे कब्जा न करके यहाँ लूटपाट करके वापस चले गया अल्मोड़ा के क्षेत्र में, और इधर से काफी सारा धन लूट के ले गया था अल्मोड़ा क्षेत्र में। लेकिन इसमें कैजुअलिटी के नाम पे इसका सेनापति हीरू देवबा मारा गया। हीरू देवबा मारा गया अजमेरगढ़ अभियान के दौरान। जैसे ही देवपाल को पता चला कि उद्योग चंद्र लौट गया वापस अल्मोड़ा, तो वो जुराइल दीपाइल से भाग वापस लौट के अजमेरगढ़ आता है और वहां हालात ठीक होने तक का इंतजार करता है। और उसके बाद जैसे हालात कुछ सही होते हैं तो धीरे धीरे चंदुओं की पूर्वी सीमा यानी पिथौरागढ़ और चंपावत के क्षेत्र में फिर से उपद्रव करना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण उद्योग चंद्र को दोबारा एक बार फिर से डोटी अभियान करना पड़ता है। और इस बार वो आता है खदेड़ने अजमेरगढ़ पे देवपाल को। देवपाल सीधे भाग के आता है जुराइल दीपाइल पिछले बार की तरह, लेकिन इस बार उद्योग चंद्र जुराइल दीपाइल पे भी जीत लेता है, जुराइल दीपाइल पे भी कब्जा कर लेता है। उसके बाद देवपाल के पास बचता है एकमात्र रास्ता खैरागढ़ किला। जब उद्योग चंद्र जुराइल दीपाइल को भी कब्जा कर लेता है तो देवपाल भाग के चले जाता है इस बार खैरागढ़ किले पे। लेकिन उद्योग चंद्र इसका पीछा करते करते खैरागढ़ किले पे भी आ जाता है और खैरागढ़ किले को जीत लेता है। और यह घटना है 1888 की। 1888 में वो खैरागढ़ के किले को भी जीत लेता है। अब देवपाल के सामने दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो आत्मसमर्पण करेगा या तो वो संधि करेगा। तो वो करता है संधि। अब चंदू और डोटियों के बीच में एक संधि होती है, देवपाल और उद्योग चंद्र के बीच में। इस संधि के तहत डोटी लोग चंदू को टैक्स देना स्वीकार करते हैं। अब 1688 से डोटी लोग टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं और इस संधि को बोला गया खैरागढ़ की संधि। खैरागढ़ की संधि। और ये संधि हुई थी ठीक उस समय 1800 लिख दिया 1688 में खैरागढ़ की संधि होती है। इस संधि के तहत डोटी लोग टैक्स देना स्वीकार करते हैं चंदू को। तो अब इतनी बड़ी खुशी, इस खुशी के कारण उद्योग चंद्र बहुत खुश हो जाता है और लौट के अल्मोड़ा जाके कुछ निर्माण करवाता है। इस निर्माण के तहत वो अल्मोड़ा जाके पल्ला महल, प्लस रंग महल का निर्माण करता है। किस खुशी में? खैरागढ़ संधि की खुशी में, क्योंकि डोटी लोग उनको टैक्स देना स्वीकार कर लिया था डोटियों ने। और दूसरा वो बनाता है 3 मंदिर, एक त्रिपुरी सुंदरी, दूसरा पार्वतेश्वर और तीसरा वो बनाता है उद्योग चंद्रेश्वर। 3 मंदिरों का भी वो निर्माण करवाता है इस खुशी में। इन तीनों मंदिरों में से जो 2 मंदिर हैं, पार्वतेश्वर और उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, ये मंदिर वर्तमान में अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में स्थित है। उन मंदिरों में से उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर का आजकल का वर्तमान नाम है चंद्रेश्वर मंदिर। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए वक्त कैसे बदला। एक वक्त था कि चंद वंश के लोग डोटी को टैक्स दिया करते थे ताकि वो उन पे आक्रमण न करे, उनको शासन करने दे। और एक वक्त आज ऐसा आ गया है कि चंद लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है डोटियों को। अब डोटी लोग चंदू को टैक्स दे रहे हैं, इसलिए वक्त कभी भी बदल सकता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी वक्त बदलेगा, पढ़ते रहिए। सोलह से लेके 1695 तक डोटी शासक प्रॉपर टैक्स देते रहे। 1698 से लेके 95 तक। 1686 से जब चंदू को टैक्स देना बंद किया डोटियों ने, तो उस कारण उद्योग चंद्र को एक बार फिर से डोटी अभियान करना पड़ा और एक बार फिर से वो डोटियों पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं देते हैं। इस बार उसने 1696 में आक्रमण कर दिया डोटी पे। डोटी अभियान के तहत इस बार उसने जुराइल दीपाइल पर आक्रमण किया।
पिछले युद्ध में जब उसका सेनापति मारा गया था हिरुदेवा, तो इस युद्ध में उसका सेनापति था शिरोमणि जोशी। उसके बाद सेनापति कौन था? शिरोमणि जोशी। जुराइल दीपाइल पे जब 1696 में आक्रमण करता है उद्योग चंद्र, तो उसका सेनापति भी मारा जाता है और उसके कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और वो बुरी तरीके से हार जाता है। इस हार से दुखी होकर वो सोच लेता है कि अब जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। तो शिरोमणि जोशी इस युद्ध में मारा जाता है। अब वो ठान लेता है कि जिंदगी में अब वो कभी युद्ध नहीं करेगा। यहाँ से वो युद्ध त्याग देता है और 1696 का डोटी अभियान, जिसमें वो जुराइल दीपाइल पे आक्रमण करता है, वो उसकी जिंदगी का लास्ट अभियान होता है। इसके बाद वह शांति के मार्ग पर लग जाता है उद्योग चंद, और अपने राज्य पे जाके यज्ञ हवन वगैरह करवाने के लिए कई सारे विद्वानों को बुलाता है, महंतों को बुलाता है, साधुओं की सेवा करता है, और पूरी राजधानी उसके मंत्रों से, घंटियों की ध्वनि से, शंखों से गूंज उठती है। और इसी प्रकार लास्ट में 1698 ईस्वी में उद्योग चंद्र की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद राजा बनता है ज्ञानचंद्र द्वितीय। अब ज्ञानचंद्र द्वितीय से हम आगे को अगली क्लास में पढ़ेंगे।